इस वीडियो को कर लिया मतलब 15 इयर्स के सारे रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। भक्ति सूफी ट्रेडिशन के मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को कमेंट में कंफ्यूजन होता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या ये आपकी फंसना पक्का है सीरीज है। नहीं, हमारी जो फंसना पक्का है सीरीज है वो अलग है। फंसना पक्का है सीरीज में क्या है, 50 मिनट में सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। मतलब जो ऐसे क्वेश्चन जो कभी नहीं आए हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस थोड़े कम भी है, उनको भी हमने इसमें कवर कराया है। तो इसका फायदा ये है कि अगर इसको आपने देख लिया तो सब कुछ ही हो जाएगा। लेकिन ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को अलग से इंपॉर्टेंस दो, इसलिए ये वीडियो है। इसमें हम वो वाली चीजें, वो 80-20 प्रिंसिपल होता है ना, वो 20% चीजें जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सीधे अब स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्वाज एंड नयानाज का। अब इस टॉपिक से ना 3 ब्रॉड कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कि एक बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे, अल्वाज नयानाज है कौन, भक्ति ट्रेडिशन क्या है। फिर हम देखेंगे एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम को, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को इन्होंने कैसे चैलेंज किया। 8 में 14, 16, 24 ये टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आया है। एक क्वेश्चन आएगा आपका अंडल कराइकल अमैयर के बारे में, नलायरा दिव्य प्रबंधम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। अगर देखो बेसिक क्वेश्चन आता है कि भक्ति मूवमेंट्स क्या है, क्वेश्चन आता है अल्वाज एंड नयनार्स कौन है, अर्ली मूवमेंट्स ऑफ तमिलनाडु, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये लिख के आना। सबसे पहले समझो भक्ति मूवमेंट में क्या हो रहा है। भक्ति मूवमेंट में लिख के आना कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होते 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। इनको लीड कर रहे थे दो ग्रुप मेन है, अल्वाज और नयानार। जिसमें वी आता है वो विष्णु जी के डिवोटी, जिसमें वी नहीं आता है वो शिव जी के डिवोटी। रट्टा मार लो इस लाइन को, कौन सी लाइन को, अल्वाज those who are immersed in devotion of Vishnu, नयनार leaders who are devotees of Shiva। तो अब यहां पे पॉइंट ये है कि ये भी विष्णु जी शिव जी की वर्शिपिंग कर रहे हैं, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में भी हो रही है, लेकिन ये अलग है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से बहुत अलग है। क्यों अलग है देखेंगे हम यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी समझो लेकिन ये है क्या, ये क्या कर रहे हैं। 6th सेंचुरी दोनों के आपको ये पता होना चाहिए, अल्वाज विष्णु जी शिव जी, ये लोग इनके जो पोएट सेंट्स हैं, दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड अपने जो कॉम्पोजिशंस करते थे, हिम्स जो अपने डाइटीज के प्रेज में लिखते थे, उनको गाया करते थे मूव करते हुए। जब ये ट्रेवल करते थे कुछ लोकेशन को एज अबोर्ड ऑफ डाइटी देखते थे कि भाई ये सेक्रेड लोकेशन है। धीरे धीरे इन लोकेशंस पे बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लग गए। धीरे धीरे इन लोकेशन पे ये जो पोएट सेंट्स थी उनकी कॉम्पोजिशंस गाए जाने लग गई, उनकी इमेजेस को भी वर्शिप किया जाने लग गया। ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर भक्ति मूवमेंट क्या है क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा एक्सप्लेन आप करके आएंगे। नेवर डू बीएम बैड मैनर्स, लेट्स बीएम गेमिंग कम्युनिटी में बैड मैनर्स के लिए हम यूज करते हैं। पर चलो हम बढ़ते हैं आगे। मेंशन द फीचर्स ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट लेड बाय अल्वाज एंड नयनार्स। मैंने बोला ना इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या फिर आ सकता है कि बताओ कि ब्राह्मण्स के डोमिनेंस को इन्होंने कैसे चैलेंज किया। जैसे भी क्वेश्चन आएगा, अगर ब्राह्मण्स के अगेंस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो लिख के आना पहला पॉइंट कि अल्वाज एंड नयनार्स ने प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चालू किए इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट, या फिर अगर डायरेक्टली प्रोटेस्ट नहीं किया तो एटलीस्ट सिस्टम को रिफॉर्म करने की इन्होंने कोशिश करी। पहला पॉइंट अपने वर्ड्स में पूरा लिख के आना। दूसरे पॉइंट में लिखना कि कैसे पता चलता है हमें कि ये लोग ब्राह्मण्स को अपोज कर रहे थे। हमें पता चलता है कि इनके जो भक्त थे दे हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड। मतलब क्या कि इनके भक्तों में ब्राह्मण्स भी थे, आर्टिजन्स भी थे, ब्राह्मण जिनको नीची जाति का समझते थे वो भी थे, कल्टीवेटर्स भी थे, सारे कास्ट सारे हिरार्की के लोगों से इनके भक्त आते थे, विच शोज कि भाई ब्राह्मण से बहुत ज्यादा अलग थे। इवन अनटचेबल्स को ये लोग एक्सेप्ट करते थे, मतलब जिनको ब्राह्मण अनटचेबल्स बोलते थे उनको भी ये लोग एक्सेप्ट करते थे। तो ये पूरा एक्सप्लेन करना अपने वर्ड्स में। इसके बाद अल्वाज और नयनार जो थे, मैंने बोला ना कि इनकी कॉम्पोजिशंस नलायरा दिव्य प्रबंधम इंपॉर्टेंट है, तो अब लिख के आना कि अल्वाज और नयनार जो थे ये लोग बोलते थे कि हमारे भी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो ब्राह्मणिकल कॉम्पोजिशंस के बराबर ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके वेद सुप्रीम में हमारे कुछ है ही नहीं। तो इनका कहना था कि हमारे कॉम्पोजिशन एज इंपॉर्टेंट एज द वेद। फॉर एग्जाम्पल इनके कॉम्पोजिशन का एंथोलॉजी, एंथोलॉजी टर्म रट्टा मार लो, एंथोलॉजी टर्म का मतलब होता है कलेक्शन। तो जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टोरीज का कलेक्शन है तो उसको हम
एंथोलॉजी बुला सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी बोल गया क्या मैं? वैसे मुझे ना अपनी पेस समझ में नहीं आती। आधी जनता बोलती है भैया थोड़ा और तेज बोलो, और तेज बोलो, और तेज बोलो, जल्दी जल्दी करना है। आधी जनता बोलती है भैया थोड़ा सा स्लो कर लो। तो मैं थोड़ा सा बीच में रहने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी टिप्पणी कमेंट में दे सकते हैं। चलो, अब इनके जो एंथोलॉजी है याद रखना किसकी क्या है? अल्वास की एंथोलॉजी है, नलायरा दिव्य प्रबंधम। और हमारे नयनास की आपको टेक्स्ट का नाम याद रखना है, तेवरम। नलायरा दिव्य प्रबंधम को क्या बोला जाता है? तमिल वेद ये लोग बुलाते हैं। ये है हमारा तमिल वेद, आपके संस्कृत टेक्स्ट के बराबर का ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विमेन पोएट सेंट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि कैसे द एग्जिस्टेंस ऑफ विमेन चैलेंज द पेट्रियार्कल नॉर्म्स, या फिर डायरेक्टली पूछेगा कराइक्कल अमैया के बारे में बताओ, डायरेक्टली पूछेगा अंडल के बारे में बताओ। तो सीधे हम देख लेते हैं। अब अल्वार और नयनास विमेन को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे अंडल हमें देखने को मिलती है जो कि एक विमेन अलवर थी। अंडल अलवर थी। तो अलवर थी तो क्या करती थी? वो अपने विष्णु जी की डिवोटी थी और उनके कॉम्पोजिशंस किया करती थी अपने डिवोशन दिखाने के लिए विष्णु जी की तरफ। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद याद रखना कि इनके जो कॉम्पोजिशन थे उनको अलवर ट्रेडिशन में प्रिजर्व किया जाता है और आज भी गाया जाता है। कराइक्कल अमैया कौन थी? ये नयाना ट्रेडिशन को बिलोंग करती थी, तो हेंस डिवोटी ऑफ शिवा। एंड कराइक्कल अमैया का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्होंने एक्सट्रीम असेटिसिज्म का पाथ अडॉप्ट किया। बुद्ध ने नहीं किया था, उन्होंने मना किया था, लेकिन इन्होंने एक्सट्रीम असेटिसिज्म का पाथ अडॉप्ट किया इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद शिवा। इनके प्रिजर्वेशन जो है, अब ऑब्वियसली नयानार है तो नयानार ट्रेडिशन में इनके कॉम्पोजिशन को प्रिजर्व किया जाता है। अब बेसिक पॉइंट तो क्लियर हो गए, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड पॉइंट क्लियर कर लो। इनकी एग्जिस्टेंस जो है इट चैलेंजेस द पेट्रियार्कल सोसाइटी, इट चैलेंजेस द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में बोल रहे थे कि भाई विमेन के कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, आपको ऐसे ही करना है, आपको घर के अंदर ही रहना है, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। बट ये लोग उनको नहीं मान रहे थे। और ये लोग ऐसा भी नहीं कि इन लोगों ने किसी दूसरे ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया, कोई नन बन गए, नहीं, इन्होंने खुद का अपना पाथ चूज किया विच वॉज डेफिनेटली ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर द टाइम। लास्ट पॉइंट है इनकी जो एग्जिस्टेंस थी, इट पोज द चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। अगला टॉपिक वीर शैवास ट्रेडिशन, या फिर पूछेगा क्वेश्चन कि लिंग्यात्स के बारे में बताओ। सीधा एक 8 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ की टर्म्स बताऊंगा, उसको बस अच्छे से देख लेना। बार बार आया है, 1000 बार आया है, इसलिए यहाँ पे बार बार क्वेश्चन उसके डले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आता है। कैसे आएगा? कर्नाटका में कुछ स्टार्ट हुआ। अब देखो, कंफ्यूज करने के लिए यही करेगा, वो बोल देगा कर्नाटका में जो स्टार्ट हुआ था उसको एक्सप्लेन करके आओ। लोग लिख देंगे अल्वाज नयानास के बारे में। आप याद रखना 12th सेंचुरी में, 6th में नहीं, 12th सेंचुरी में कर्नाटका में स्टार्ट होता है नया मूवमेंट, जो है हमारा वीर शैवास का, लिंग्यात्स का। उसको हम देखेंगे। अब सबसे पहले 12th सेंचुरी आपको याद रखना है, जो मार्क करूंगा अच्छे से देखो। 12th सेंचुरी नया मूवमेंट स्टार्ट होता है कहां पे? कर्नाटका में। कौन लीड करता है? एक ब्राह्मण लीड करता है जिसका नाम है बासवन्ना। इनका डेट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख सकते हो। एंड बासवन्ना कौन थे? ही वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ कालाचुली रूलर। अब इतना लिख लोगे, एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा हो गया। अब इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बुलाया जाता है वीर शैवाल। वीर शैवाल का मीनिंग है हीरोज ऑफ शिवा या फिर लिंग्यात्स, मतलब वेयरर ऑफ द लिंगा। अब ये थोड़े से डिटेल डेंस पॉइंट है, लेकिन ऐसी डिटेल है जो याद हो जाती है, तो एक बार पॉज करके भी पढ़ सकते हो अगर आपको डिफिकल्टी हो तो। लिंग्यास जो है ये इस डेट में भी, आज के डेट में भी इस रीजन की इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ये लोग क्या करते हैं, बस सुन लो, अपने वर्ड्स में लिख के आना। शिवजी की वर्शिपिंग करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? शिवलिंग के फॉर्म में। जो मैन होते हैं वो अपने लेफ्ट शोल्डर से बांध के, एक धागे में, एक लूप में बांध के, एक सिल्वर केस में रख के शिवलिंग को वेयर करते हैं। स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। अपने वर्ड्स में लिख के आ जाना। एंड दोज हु आर रिवर्ड, इस कम्युनिटी में, इस लिंग्यात्स की, वीर शैवास की कम्युनिटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनको रिवर्ड यानी कि रिस्पेक्ट किया जाता है, जैसे कि जनगम। ये कौन है? वेंडरिंग मॉन्क्स। इनके जो वेंडरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, मंक्स जो रिवर्ट किए जाते हैं, रिस्पेक्ट जिनको किया जाता है इस कम्युनिटी में। अब यहां तक हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली लिंग्यात्स के बारे में, लेकिन इनका भी क्वेश्चन आता है कि कैसे इन लोगों ने चैलेंज किया ब्राह्मण्स को। एक ट्रिक क्वेश्चन मैंने डाला था
जो कि यहाँ पे है, सिमिलैरिटी बिटवीन लिंग्यास एंड नयानास, ये तो बहुत लोगों को अटका देगा, आप मत अटकना। इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, बट समझाने के लिए डाला है कि देखो ये लोग भी ब्राह्मण्स को चैलेंज कर रहे हैं ना, ये लोग भी ऐसी चीजें कर रहे हैं ना जो ब्राह्मण्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर है इनका जो सिमिलर देखने को मिलता है। ये अलग अलग है लेकिन स्टिल दोनों चैलेंज कर रहे हैं ब्राह्मण्स को, दोनों नए ब्रांच निकल के आए हैं, दोनों नए मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो ये आप एक्सप्लेन करके आएंगे। पर अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, मेजर चांसेस है कि यही आएगा कि कैसे इन्होंने ब्राह्मण्स को अपोज किया। लिंग्यास का कहना था डेथ के बाद आप डिवोटी जो है वो शिव जी से यूनाइट हो जाएंगे, आप इस रिटर्न नहीं करोगे इस वर्ल्ड में वापस। तो इसके कारण ये लोग क्या कर रहे थे, इसके कारण ये लोग जो धर्मशास्त्रास में, सूत्रास में जो फ्यूनररी राइट्स बताए जाते हैं क्रिमेशन के कि आपको जलाना है, वो नहीं करते थे ये लोग। दे वुड सेरेमोनियली बैरी द डेड, ब्यूरी नहीं, बैरी ही बोलते हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग इट टू यू, बट इट इज व्हाट इट इज। मुझे तो अब बैरी ही अच्छा लगता है बोलने में। अब लिंग्यास डिसअप्रूव सर्टेन प्रैक्टिसेस, ये देखो कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि आते हैं इसके क्वेश्चन। तो लिंग्यास ने कैसे ब्राह्मण्स को अपोज किया, लिंग्यास ने कौन सी प्रैक्टिसेस को नहीं माना, लिंग्यास ने कैसे चैलेंज किया ब्राह्मण्स को, जो भी वर्ड्स में क्वेश्चन आएगा इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। सब में अलग अलग तरीके से बात वही पूछी जा रही है, वो है कि क्या। सबसे पहले पॉइंट देख लिया, थ्योरी ऑफ रीबर्थ को इन्होंने रिजेक्ट किया, इसको क्वेश्चन किया। इन्होंने बोला कि भाई हम मानते हैं कि शिव जी के साथ यूनियन हो जाएगा। इसके कारण एक और चीज ये हो रही थी, ब्राह्मण जिनको साइडलाइन कर रहे थे वो अब इन लोगों को ज्वाइन कर रहे थे। ये अपने वर्ड्स में लिख के आ जाना। इन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया जिसको ब्राह्मण्स डिसअप्रूव कर रहे थे। कौन सी याद रखना, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को ये सपोर्ट कर रहे थे, एंड विडोज की रीमैरिज को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। एंड वीर शैवाज के बारे में हमें पता कैसे चलता है, वीर शैवाज के बारे में हमें पता चलता है इनके सेइंग से, मतलब इनके वचन याद रखना, जिसका लिटरल मीनिंग है सेइंग्स, जिनको रिकॉर्ड किया गया है, जिनको मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस की लिखा गया है, प्रिजर्व किया गया है, जिसके थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है। कौन सी लैंग्वेज में है वचन, कंपोज्ड इन कन्नड़ बाय मैन एंड वुमेन जो इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कबीर दास जी का बार बार आता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ के देखेंगे। वैसे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो thetwinbros.in पे जाइए हैं एंड वहां से आप इनको ले सकते हैं। चलो, कबीरदास जी ने क्या बोला है। एक बेसिक क्वेश्चन आता है जो कईयों को कंफ्यूज करता है, कबीर बीजक एंड कबीर ग्रंथावली आर टू डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि कबीर जी के कैसे अलग अलग ट्रेडिशन में उनके वर्सेस को प्रिजर्व किया गया है। क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ कि कबीर जी के जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो ये लिख के आप आएंगे। क्या, सबसे पहले तो टाइम पीरियड पता होना चाहिए। कबीर जी का 14th 15th सेंचुरी, मत भूलना इसको। कबीर जी एक बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है पोएट सेंट के। कबीर जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स है इस चैप्टर के, जिनके बारे में हमें पता चलता है हेजियोग्राफी इसके थ्रू, जिसको बाद में लिखा गया था। और पता चलता है इनके कॉम्पोजिशन से, जो बोला जाता है कि कबीर जी ने लिखे थे, उनके थ्रू हमें पता चलता है। अब कहां पे प्रिजर्व किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कबीर बीजक में, कबीर ग्रंथावली में और आदि ग्रंथ साहिब में। नाम याद रख लो, मैं मार्क कर रहा हूं। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। कबीर बीजक जो है उसको कबीर पंथ नाम का ग्रुप है, पाथ और सेक्ट ऑफ कबीर, जो कि वाराणसी एंड अदर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का ग्रुप है। ये बेसिकली कबीर जी के फॉलोअर्स हैं। तो ये ग्रुप जो है वो उनके वर्सेस को, उनके नॉलेज को प्रिजर्व करके रखता है। अगला ग्रुप है हमारा दादू पंथ इन राजस्थान। कबीर ग्रंथावली, ये वो टेक्स्ट है जिसमें कबीर जी के मैसेजेस को, वर्सेस को प्रिजर्व किया गया है। तो एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट, और तीसरा टेक्स्ट है आदि ग्रंथ साहिब, जिसमें भी कबीर जी के मैसेजेस को प्रिजर्व किया गया है। तो तीनों का नाम याद रखना है। एंड याद रखना ये लाइन की, These three are distinct tradition, तीन अलग अलग ट्रेडिशन है बट ओवरलैपिंग है, क्योंकि तीनों में हमें कबीर जी के मैसेजेस देखने को मिलते हैं। तो डिस्टिंक्ट येट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस में कबीर जी के मैसेजेस को प्रिजर्व किया गया है, विच शोज कि कबीर जी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कैसे अलग अलग ग्रुप्स उनको अपने साथ लिंक करना चाहते हैं। 19th सेंचुरी आते आते एंथोलॉजीज का मतलब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो एंथोलॉजीज जिसमें वर्सेस, कबीर जी के जो वर्सेस थे, उनके जो कलेक्शंस थे, अब वो सर्कुलेट होना चालू हुए। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे रीजन में कबीर जी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। अब जब कबीर जी की थिंकिंग का
टीचिंग का क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन आएगा कि कैसे कबीर जी ने अलग अलग ट्रेडिशंस के टर्म्स को यूज किया, कॉन्फ्लिक्टिंग डाइवर्स आइडियाज को यूज किया अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या क्या लिख के आओगे, इसको अच्छे से सुनना इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आया हुआ है तो इसको अच्छे से देखो। कबीर जी ने क्या किया, अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इस्लाम से हमारे अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर जैसे टर्म्स का यूज किया, वेदांतिक ट्रेडिशन से अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन जैसे टर्म्स का यूज किया। तो किसी एक आइडियोलॉजी को पकड़ के उन्होंने वो नहीं कर लिया, वो जो भी उनको सही लगता था उसको वो एक्सप्रेस कर रहे होते थे, तो ये आप एक्सप्लेन करके आएंगे। फिर हमारे योगिक ट्रेडिशन से शब्द और शून्य जैसे टर्म्स का यूज किया, इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली वो डाइवर्स और कई बार इवन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को सपोर्ट कर रहे होते थे। अब इसका खुद का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये पूरे पॉइंट्स लिखना और नीचे के पॉइंट्स भी सुन लो। जैसे कि उन्होंने क्या किया, इस्लाम के मोनोथीज्म का कि एक भगवान है, आइकोनोक्लाज्म की आपको आइडल वर्शिपिंग नहीं करना है, इन आइडियाज को सपोर्ट करके उन्होंने क्लियरली हिंदू आइडियाज जैसे कि पॉलीथियज्म और आइडल वर्शिपिंग पे अटैक किया। लेकिन फिर उन्होंने सूफी कॉन्सेप्ट जैसे कि जिक्र और इश्क को सपोर्ट किया, जो कि हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन को सपोर्ट करती है। तो अगेन यहाँ पे कई बार वो डाइवर्स और कॉन्फ्लिक्टिंग और अलग अलग आइडियाज को जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे उनको वो एक्सप्लेन कर रहे थे, किसी एक रिलीजियस ग्रुप से खुद को एसोसिएट नहीं कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है सूफीज एंड द स्टेट का। अब देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा चैप्टर का एक नया पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें से ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूफीज और स्टेट के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करो, इसलिए हम इसको ही देख रहे हैं। सूफीज जो थे हमारे, उनका स्टेट के साथ सबसे पहला कनेक्शन आता है कि वो लैंड ग्रांट्स हो गया, डोनेशंस हो गए, ये सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे होते थे। कई बार अनसॉलिसिटेड, मांगते नहीं थे बट जो मिलता था उसको कई बार एक्सेप्ट कर रहे होते थे। जो सुल्तान थे वो इनको कई बार सपोर्ट करते थे, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट बनवा दिए, लैंड एंडाउमेंट कर दिया, हॉस्पाइसेस के लिए ग्रांट्स कर दिए, बनवा दिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा दिया, टैक्स फ्री लैंड दे दिया। तो ये सारे ग्रांट्स जो थे वो किया करते थे सुल्तान। तो सुल्तान जो थे कई बार सपोर्ट करते थे। चिश्तीस का एग्जांपल लिख के आना, अरे चिश्तीस का एग्जांपल लिख के आना कि कैश और काइन दोनों में ही ये डोनेशंस को एक्सेप्ट करते थे। अक्यूमुलेशन नहीं करते थे लेकिन डोनेशंस का, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं रखता चला जाऊंगा, नहीं। यूजुअली ये अपने ही लोगों में जो नेसेसिटीज होती है कि भाई लिविंग क्वार्टर्स को इंप्रूव करवाना है, बनवाना है, या फिर लंगर चल रहा है तो उसके लिए, या फिर फूड, क्लोथ्स, लिविंग क्वार्टर्स, रिचुअल नेसेसिटीज, इन सारी चीजों के लिए अपना पैसा लगा दिया करते थे। चैप्टर में हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि एक बार राजा जी ने उनको बहुत सारा लैंड दिया, तो उन्होंने बोला लैंड की मुझे जरूरत नहीं है, आप पैसे दे दो, मैं तो ये सारे काम में पैसा लगा लूंगा, लैंड की मुझे क्या जरूरत। तो ये हमें एक कनेक्शन देखने को मिलता है। पैसे के पीछे अंधे नहीं थे, लेकिन स्टिल पैसे की जरूरत इन चीजों के लिए होती थी तो उसको एक्सेप्ट किया करते थे। इससे क्या होता था, क्योंकि ये एक्सेप्ट करके अक्यूमुलेट करने की जगह अपने लोगों में लगा रहे होते थे, जो शेख की अथॉरिटी थी, मोरल अथॉरिटी, वो और भी ज्यादा बढ़ती थी, लोग और भी ज्यादा उनसे इंस्पायर होते थे। ये अपने वर्ड में लिख के आना। एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से, मतलब हर एक सोशल कैटेगरी से, हर एक अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग होते थे वो इनसे मिलने, हमारे शेख से मिलने आते थे। उनकी स्कॉलरशिप से, उनकी पीएटी यानी कि उनकी डिवोशन से इंस्पायर होके, उनकी ऑस्टेरिटी से इंस्पायर होके लोग उनसे मिलने आते थे एंड उनसे ब्लेसिंग सीख करते थे। अब यहाँ पे पॉइंट हमारा ये है, किंग्स का भी तो रिलेशन है ना, किंग्स भी कई बार इनसे ब्लेसिंग सीख करना चाहते थे। किंग्स चाहते थे कि सूफीज के साथ उनका एक एसोसिएशन रहे, उनसे वो लेजिटिमेशन भी सीख करना चाहते थे एंड ब्लेसिंग्स भी सीख करना चाहते थे। तो ये पॉइंट लिख देना कि किंग्स जो थे, ये बोल्ड में पता नहीं कैसे हो गया, पर जो किंग्स जो थे वो अपने जो टूम्स वगैरह हैं वो इन सूफी श्राइन्स के और हॉस्पाइसेस की विसिनिटी में, मतलब उसके पास बनवाते थे। अगला, अब एक सब क्वेश्चन यहाँ पे है जो इसी टॉपिक का मेन क्वेश्चन है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट भी तो होता है ना राजा सुल्तानों और इन सूफीज के बीच में, तो उसको एक्सप्लेन करके आना कि भाई दोनों ही अपनी अथॉरिटी असर्ट करना चाहेंगे, दोनों ही चाहेंगे कि उनके सामने प्रोस्ट्रेशन लोग झुक के सलाम करे, किसिंग ऑफ द फीट करे, तो कौन किसके सामने करेगा। एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है कि शेख जो होते थे वो खुद के लिए हाई साउंडिंग टाइटल्स रख रहे होते थे। एग्जाम्पल लिख के आना, निजामुद्दीन औलिया जी को एड्रेस किया जाता था एज
सुल्तान उल मशेक, जिसका मीनिंग है सुल्तान अमंग शेख्स। तो ऐसे हाई साउंडिंग टाइटल्स थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं सुल्तानों के साथ, तो ये आप पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे। अगला हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु नानक जी का। तो मैसेज ऑफ गुरु नानक जी आएगा, क्वेश्चन जब आएगा गुरु नानक जी की टीचिंग्स का, तो मैंने पूरा पैराग्राफ यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि मैं इसको तो स्किप नहीं करना चाहता था, इसलिए इसको एक बार अच्छे से सुन लो। चाहे गुरु नानक जी का हो, चाहे मीराबाई जी का हो, ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले गुरु नानक जी का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा ये तो आप लिख के आ ही सकते हैं। कहाँ बर्थ हुआ? हिंदू मर्चेंट फैमिली में बर्थ हुआ, नानकाना साहेब नाम के विलेज में, रविनेवा के पास में, जो कि एक मुस्लिम पंजाब रीजन था। तो हिंदू फैमिली लेकिन मुस्लिम रीजन। इनको अच्छी एजुकेशन मिली, एज एन अकाउंटेंट ट्रेन हुए, पर्शियन की इन्होंने पढ़ाई करी। यंग एज में इनकी शादी करा दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपना जो ज्यादातर टाइम था वो स्कॉलर्स के साथ, सूफीज और भक्तास के साथ स्पेंड किया। अब गुरु नानक जी का जो मैसेज था वो हमें कैसे पता चलता है? उनके जो हिम्स हैं, उनके जो टीचिंग्स है, उसके थ्रू हमें पता चलता है। गुरु नानक जी जो थे वो एक निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को सपोर्ट करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कौन सपोर्ट करता था निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को, तो याद रखना ये उसके ही एग्जाम्पल है। इसके बाद इन्होंने एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला जितने भी बाकी रिलीजन एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस की भाई आप ये कर लो, वो कर लो, सैक्रिफाइसेस कर दो या फिर रिचुअल बात कर लो, इमेज वर्शिपिंग कर लो, ये सब गलत है। इसको उन्होंने रिजेक्ट किया, चाहे हिंदू प्रैक्टिस हो चाहे मुस्लिम प्रैक्टिस हो, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया। गुरु नानक जी का कहना था कि एक एब्सोल्यूट जो है रब, उनका कोई जेंडर कोई फॉर्म नहीं है, वो निर्गुण भक्ति के सपोर्टर थे। एंड उनसे कनेक्ट, रब से कनेक्ट करने का इन्होंने मेथड बताया कि आपको डिवाइन नेम को रिपीट करना है। एंड इनके जो हिम्स थे, जिनको हम क्या बुलाते हैं, गुरु नानक जी के हिम्स को हम बुलाते हैं शबद। इन पंजाबी ये लिखा करते थे एंड गाया भी करते थे। गुरु नानक जी गाते थे एंड उनके जो अटेंडेंट हैं, उनके सेवक मर्दाना, वो रबब एक इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले किया करते थे, उनके साथ अलग अलग गायों में वो रागों में वो गाया करते थे। फिर हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ आ जाए गुरु नानक जी की कम्युनिटी के बारे में, एक पॉइंट लिख के आना, इनको खुद का नया रिलीजन नहीं बनाना था, वो बाद में बन गया। गुरु नानक जी ने कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, मतलब संगत के लिए सब लोग मिलकर वर्शिपिंग कर सके, उसके लिए अपनी एक कम्युनिटी बनवाई कलेक्टिव रिसाइटेशन के लिए, ये पॉइंट लिख के आना। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को अपॉइंट किया और गुरु अंगद जी को बोला कि भाई आप रहेंगे हमारे सक्सेसर, मतलब अब नेक्स्ट गुरु जो है, नेक्स्ट प्रिसेप्टर जो है, वो गुरु अंगद को बनाया गया। ये नेक्स्ट गुरु बनाने की जो प्रैक्टिस थी वो नेक्स्ट 200 ईयर्स तक चलती है। उसके बाद से जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब है उसको फाइनल गुरु मान लिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। बाबा गुरु नानक का ये जो पॉइंट है कि नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने खुद को एक अलग रिलीजन में कंसोलिडेट कर लिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मीराबाई वाला। वैसे मुझे पता है चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़े ज्यादा टर्म्स है, ज्यादा डेट्स हैं, उसके लिए आप हमारे प्रीमियम नोट्स को चेकआउट कर लेना, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही है मिल जाता है, वो रिवीजन में हेल्प करेगा। चलो, मीराबाई इज वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएट एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, मीराबाई की लाइफ के बारे में बताओ, हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है बताओ। तो जो भी क्वेश्चन मीराबाई दिख जाए ना, तो कहीं और डिटेल है ही नहीं, एक ही पैराग्राफ है हमारे पूरी एनसीईआरटी में, तो वही लिखना पड़ेगा। तो याद रख लो, सबसे पहले मीराबाई का टाइम पीरियड 15-16 सेंचुरी, बेस्ट नोन विमेन पोएट भक्ति ट्रेडिशन की बायोग्राफीज जो हमने इनकी रिकंस्ट्रक्ट करी है, कैसे करी है, वो भजन जो बोला जाता है कि भाई ये मीराबाई जी ने लिखे थे, उनके थ्रू हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है, जो उस टाइम पे और उसके बाद काफी टाइम तक ओरली नरेट किए जा रहे थे, लेकिन फिर हमने धीरे से उनके थ्रू इनकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। क्या क्या हमें इनके बारे में पता है मैं मार्क कर रहा हूँ। राजपूत प्रिंसेस थी, कहाँ की? मेरता इन मारवाड़ की। इनकी शादी करा दी गई सिसोदिया क्लैन के एक प्रिंस, मेवाड़ का जो सिसोदिया क्लैन का प्रिंस है उसके साथ, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम डिफाई करते हैं इस चीज को, हम तो भैया कृष्ण जी के लवर हैं। तो इन्होंने अपने हस्बैंड का, अपना जो वाइफ का रोल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हस्बैंड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने ट्रेडिशनल रोल ऑफ मदर एंड वाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया, कृष्ण जी को एज अपना लवर रिकॉग्नाइज किया। कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी के एक अवतार है। एंड इनकी इन-लॉज ने कोशिश करी इनको पॉइजन करने की, लेकिन यहां से वो बच के निकल गई एंड महल उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद
बाद एज अ वेंडरिंग सेंट उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया। मे बी उन्होंने विडोअर के कपड़े पहने, मे बी द वाइट रोब्स, मे बी द सेफरन रोब जो अनाउंसर के होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पैलेस का जो सुख चैन था उसको छोड़ दिया था। ये दिखाता है हमें कि कैसे इन्होंने एक अलग पाथ को चूज किया। और मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैसे विमेन कास्ट सोसाइटी को चैलेंज कर रही थी, कैसे जो विमेन थी सोसाइटी के नॉर्म्स को ब्रेक कर रही थी। तो पीछे वाला एग्जाम्पल भी लिखना, कराईकल अमैया अंडल वाले, अब ये वाला एग्जाम्पल भी लिखना। इनके प्रिसेप्टर रायदास बताए जाते हैं जो कि एक लेदर वर्कर थे। अब आप खुद सोचो, इतनी बड़ी क्वीन एक लेदर वर्कर की शिष्य है, विच शोज की भाई कास्ट नॉर्म्स पे नहीं मान रही थी, विच शोज की कास्ट सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उनको डिफाई कर रही थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। अब मीराबाई का कोई सेक्ट तो नहीं बना, कोई बहुत बड़ा फॉलोइंग का कोई ग्रुप तो नहीं बना, लेकिन स्टिल मीराबाई जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिकग्नाइज्ड एक हमारे एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है बहुत सालों से। इनके जो भजन है वो आज भी लो कास्ट के जो लोग हैं गुजरात और राजस्थान के वो गाते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीराबाई को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। साइनिंग ऑफ देव, बाय बाय। वैसे इस चैप्टर को अगर आपको अब बाद में रिवाइज करना रहेगा तो रैपिड रिवीजन का यूज कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रीमियम नोट्स आपको thetwinbros.in में मिल जाएंगे। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।